बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, वो आपने खुद ही कर लेना है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता, इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू का, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, एन इज़ बिलोंग टू एन, यानी कि इसको हमने बिल्डर नोटेशन में ये लिखा हुआ है और इसको हमने करना ये है कि बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि कोमों की शक्ल में ब्रैकेट के अंदर उसको हमने लिखना है। तो सबसे पहले देखें कि कहते हैं 2n। 2n का मतलब सिंपल सी बात है कि 2 का टेबल, यानी n कोई भी नंबर, n को हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पर पुट करते जाएं तो ये हमारे पास इवन नंबर बनते जाएंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह 2 4 6 8 10 ये हमारे पास पहला पार्ट जो इसका टेबुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। सेकंड पार्ट में कहते हैं एक्स इज बिलोंग टू 2m+1, यानी अब कंडीशन ये है कि 2m+1, उसमें अब देखें उसी तरह 2m+1 में एक पुट किया तो 2 और 1 यानी प्लस किया 3 आ गया। अब इसी तरह जब हम 2 लिखेंगे तो 2+1 यानी कि 5 आ जाएगा। इस तरह हमारा 1 बाई 1 3 5 7 9 11 हमारा ये टेबुलर फॉर्म इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट 11n यानी 11n एंड n इज़ बिलोंग टू w। अब इसमें भी देखें वही सिंपल जो ऊपर हम पढ़ के रहे हैं कि 11n का मतलब ये है कि 11 का टेबल। ठीक है, इसमें 11 22 23। ठीक है, अगर w उसने कहा है, ठीक है, w का मतलब कि होल नंबर कहते हैं, और n लेस देन 11 यानी होल नंबर से स्टार्ट करना है। अब देखें n की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, फिर 11 पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11, फिर 2 से 22, 3 से 33, इस तरह आप टू सोन यानी हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। फोर पार्ट में कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू और 4 लेस देन एक्स यानी इज बिलोंग टू ई, यानी कि इवन नंबर उसने कहा है, और 4 लेस देन एक्स के और एक्स लेस देन है 6 के। यानी इसमें सिंपल सी बात है कि उसने कहा कि 4 से एक्स, 4 छोटा एक्स यानी 4 से बड़े और 6 से छोटे, यानी सिंपल ज़बान में हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यानी एक्स 4 छोटा एक्स से और एक्स छोटा है 6 से, यहाँ ऐसे पढ़ सकते हैं 6 बड़ा है एक्स से और एक्स बड़ा है 4 से। यानी सिंपल अल्फाज में ये भी हम कह सकते हैं कि 4 से बड़े और 6 से छोटे इवन नंबर। तो सिंपल सी बात है, जो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 इस तरह होते हैं। अब देखें 4 और 6 के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो ये एम्प्टी सेट इसका आंसर आएगा। 5 पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू ओ, यानी कि अब ओड नंबर आ गया, और 5 लेस देन और इक्वल एक्स एंड लेस देन 7। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि पीछे आंसर एम्प्टी सेट है, अगर तो लेस देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल है तो इसके मुताबिक आंसर ये बनता है, क्योंकि फिर 5 भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि ओड नंबर में 5 7 ये एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखें 5 भी इसमें शामिल होगा। अगर यहाँ पे अलामत इस तरह आ जाए कि 5 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 7, जैसा कि जो ऊपर वाला हमने सवाल किया था, अगर इस तरह आ जाए तो फिर हमारा इसका एम्प्टी सेट ही आंसर होगा। बुक पे भी एम्प्टी सेट है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, अगर रकम में ये चीज़ है, लिहाजा रकम में ये मिस्टेक है। अगर ये लेस देन इक्वल है तो फिर 5 आंसर आएगा, अगर ये लेस देन अकेला है, इक्वल नहीं है, तो फिर एम्प्टी सेट आएगा। सेकंड पार्ट है कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू क्यू और एक्स के इक्वल टू 2। अब कहते हैं रैशनल नंबर है और इसमें एक्स शर्त दे दी है कि एक्स के इक्वल टू 2 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स के इक्वल टू 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा, जजर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर जमा माइनस अंडर रूट 2, और जो 2 और अंडर रूट 2 होता है हमें पता है डेसिमल में इसका आंसर आता है, और ये इरेशनल होता है, रैशनल नहीं होता, लिहाजा इसका आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। ठीक है, ये बात आपने सिर में रखनी है। ठीक है, एम्प्टी सेट आ जाएगा क्योंकि जो अंडर रूट 2 है वो इरेशनल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि 7 पार्ट कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू क्यू और एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब कहते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं इसमें कोई भी जो नंबर है, जैसे कि 3 बराबर है -3, ये बराबर तो नहीं हो सकता, 4 बराबर -4 ये भी बराबर नहीं हो सकता, लेकिन एक शर्त एक चीज़ है कि जो 0 बराबर -0 यानी -0 के साथ पॉजिटिव की अलामत हो या नेगेटिव को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है
कि 0 इक्वल टू -0। अब देखें 0 के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये माइनस है या पॉजिटिव है, लिहाजा वाहद एक 0 है कि जो बराबर रखा जा सकता है माइनस के, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका सेट जो है सही आंसर इसका 0 ही होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा ये 0 आंसर इसका आ गया था। अब इसके बाद हमने करना ये है कि 8 पार्ट जो है कहता है एक्स सच दैट एक्स इज़ बिलोंग टू आर रियल नंबर एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर क्यों के। तो सिंपल सी बात है, रियल नंबर की जो शर्त होती है वो होती है कि रैशनल यूनियन इर्रेशनल, यानी कि नातक अदद और गैर नातक अदद का जो यूनियन होता है वो रियल के बराबर होता है। तो अब इसमें शर्त उसने ये दी, कहता है एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग टू इर्रेशनल, यानी इर्रेशनल इसमें शामिल ना हो, उसका एलिमेंट ना हो, तो फिर इसका मतलब पीछे फिर यही बचेगा, तो लिहाजा ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें सेट दिए हुए यू दिया, ए दिया, बी एंड सी भी दिया हुआ है, तो इसका पार्ट दिए हुए कि ये मालूम करें। बड़ा आसान सवाल है, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, अब इसको हम एक कॉम्प्लीमेंट से ज़ाहिर किया जाता है, एक कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है, और सिंपल सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, यानी कॉम्प्लीमेंट जो होता है, एक बात याद रखना, हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है जिस सेट का भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना हो। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस बी, डी कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस डी। अब देखिए यू का एलिमेंट लिख लिया और इधर ए के लिख दिए मैंने। अब कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस का मतलब ये होता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के अंदर से ही डिफरेंस निकलता है, इसका मतलब होता है जो ए में मौजूद हो और बी में ना हो, या ऐसे कह लें यू माइनस ए का मतलब है जो यू में मौजूद हो और ए में ना हो, वो एलिमेंट हमने लिखने हैं। तो अब देखें इसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, यहाँ पे 2 4 6 8 है। अब 1 इसमें आएगा क्योंकि वो इधर नहीं मौजूद, 2 नहीं आएगा क्योंकि उधर भी मौजूद है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये वो एलिमेंट है जो इधर ए में शामिल नहीं थी, और ये हमारा आंसर आ गया। बी का एलिमेंट इसी तरह यू माइनस बी, यू के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, इसमें भी वो एलिमेंट लिखेंगे जो यू में मौजूद है। 6 7 8 9 10 ये आंसर रहेगा। तीसरा पार्ट ए यूनियन बी, सिंपल। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है जी कि ए यूनियन बी में 2 4 6 8 10 और यूनियन 1 2 3 4 5। तो यूनियन का मतलब होता है कि बच्चों इकट्ठा करके तरतीब के साथ उसको लिख देना यूनियन कहलाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तरतीब के साथ लिखना होता है। इसके बाद 4 पार्ट है, कहता है ए माइनस बी, यानी ए डिफरेंस बी। अब इसमें ए का एलिमेंट और बी में पीछे हम करके आए हैं यूनिवर्सल में, कॉम्प्लीमेंट में मैंने समझाया कि ए इसका डिफरेंस का मतलब होता है जो ए में मौजूद हो और बी में ना हो, यानी पहले में मौजूद हो और दूसरे में ना हो। एक देसी तरीका ये याद रखते हैं, जो चीज़ हमारे पास और शरीकों के पास ना हो उसकी वैल्यू होती है, इस लिहाज से भी आप याद रख सकते हैं कि 6 8 10 जो है वो इसका डिफरेंस होगा। इसका 5 पार्ट है ए इंटरसेक्ट सी। अब इसमें देखें इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों के दोनों सेटों में से जो अरकान एक जैसे हों, मिलते जुलते हों, उनको हम कहते हैं ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 4 6 8 10 है और इधर 1 3 5 7 9, इसका मतलब है कि दोनों में एलिमेंट कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कॉमन है, तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। 6 पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखें यू ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, तो उसी तरह हमने ए के अरकान यू के अरकान और इधर ए के वो अरकान लिखे जो यू में शामिल थे। यू माइनस बी मतलब यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यू माइनस बी। अब इसमें देख सकते हैं आप कि 1 2 3 10 से और 1 3 5 7 और वो एलिमेंट आगे जो यू में मौजूद है 2 4 6 8 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इसका छठा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया जी। इसके बाद पार्ट 7 है। 7 पार्ट में हमने करना ये है, कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो इसमें भी यू माइनस ए जी बच्चों, तो यहाँ से हम इस 7 पार्ट कर रहे थे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। इसमें पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है, यू माइनस ए आ जाएगा, यू में जो अरकान मौजूद है और ए में ना हो, तो मतलब यू के एलिमेंट लिख दिया और यहाँ पे ए के एलिमेंट लिख दिए। अब इसमें 1 3 5 7 9 ऐसे एलिमेंट है जो कि सी में मौजूद है, ए में मौजूद है नहीं है। अब ए यूनियन सी यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट पहले हमने निकाल लिया था। ठीक है, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब ए कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट ये थे और यूनियन सी के ये वाले थे। अब इसमें से देखें यूनियन का मतलब होता है कि तमाम एलिमेंट को इकट्ठा करके तरतीब के साथ लिखना, तो इसमें आ जाएगा 1 3 5 7 और ये 9, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे है
यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू माइनस यू, ज़ाहिर है यूनिवर्सल में से निकालना है, तो यू का एलिमेंट भी ये और यू का एलिमेंट भी ये, तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें ए कॉम्प्लीमेंट कहता है यू माइनस ए, यानी अब इसमें वेन डायाग्राम है कि जो हमने बनानी है वेन डायाग्राम, ठीक है। वेन डायाग्राम में सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की हमने वेन डायाग्राम बनानी है, तो वो हम बनाएंगे जी u माइनस ए को कैसे शो करना है हमने, मसलन u माइनस ए, ठीक है। इसको हमने वेन डायग्राम पे शो करना है, और वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले याद रखने के रेक्टेंगल शेप होनी चाहिए, और जैसा कि u एलिमेंट ये सारा होता है, और उसके बाद हमने उसकी कंडीशन के मुताबिक सवाल के चलना है। मतलब कहता है u माइनस ए, इसका मतलब सिंपल से ये है कि जो ऐसे एलिमेंट जो u में मौजूद और a में ना हो, तो लिहाजा u वाला हिस्सा सारा शेडेड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, इसमें कहता है a इंटरसेक्ट u, इसका मतलब यह है कि ए में यू में एलिमेंट भी वो हों और ए में भी हों, यानी यू और ए के कॉमन एलिमेंट जो मुश्तरक होंगे वो उसकी वेन डायग्राम होगी, और इस तरह ये हमारी हो जाएगी ए इंटरसेक्ट यू, और ये हो जाएगी यू माइनस ए। अच्छा जी, इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट कहता है कि ए यूनियन यू, मतलब ए के एलिमेंट और यू के एलिमेंट दोनों में मौजूद हो, तो इसका मतलब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना, तो ज़ाहिर है फिर यू और ए की जो सारे एलिमेंट है उस सारे हिस्से को शेडेड करेंगे हम, यू वाले को भी और ए वाले को भी। 4 पार्ट में कहते हैं ए यूनियन एम्प्टी सेट, मतलब ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो यूनिवर्सल का इसमें कोई एलिमेंट नहीं दिया उसने, ठीक है, और एम्प्टी सेट खाली सेट है, तो इसका मतलब ए सारा हमारा आ जाएगा, यूनियन की वजह से ए से शेडेड हो जाएगा। और अब कहते हैं एम्प्टी सेट इंटरसेक्ट एम्प्टी सेट, तो इसकी वेन डायग्राम बन ही नहीं सकती क्योंकि इसमें यूनिवर्सल शामिल नहीं है। अब इसका है जी 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर, इसके 5 पार्ट थे जो कि मुकम्मल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में वेन डायग्राम ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 था, बिल्कुल सेम ऐसे ही, और इसमें भी हमने वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। टेक्निकल सवाल हैं, लॉन्ग के लिए बोर्ड में पेपर में आ सकता है इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये नया सिलेबस है, कुछ नहीं कहा जाता कि इस दफ़ा क्या आना है या क्या नहीं, लेकिन फिर भी ये सवाल टेक्निकल है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हम करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ए डिफरेंस बी, तो अब सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल तो हमने वैसे लिख लिया, अब ए सेट और बी दोनों बनाएंगे, तो ए डिफरेंस बी का मतलब जो ए में मौजूद हो और बी में ना हो, तो इसका मतलब यह हो कि ए वाला हिस्सा सारा शेडेड हो जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब पहले बी कॉम्प्लीमेंट हल करेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि यू माइनस बी, ठीक है। तो इसमें ऐसे एलिमेंट जो यू में मौजूद हो और बी में ना हो, अब देखें बी खाली है तो यू वाला हिस्सा सारा शेडेड हो जाएगा। अब हमने कंप्लीट इसको हल करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू के एलिमेंट भी हैं, ठीक है, वही जो हमने नीचे लिख लिया है कि अब हमने वो एलिमेंट लिखने हैं। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट वाला जो आंसर है वो भी हमारे पास ये है, ठीक है, और ए वाला भी शामिल करेंगे, यानी ए के और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के तमाम एलिमेंट जो हैं तरतीब के साथ लिखें तो वो हमारा ये बन जाता है। अब इस तरह पहले हमने लाइनें इस तरह लगाई थी, ठीक है, यूनियन के लिए, फिर हमने थोड़ी सी तिरछी लाइनें कर दी, लिहाजा ये वाला जो हिस्सा है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये सारा जो हिस्सा हमारा है ये बनता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सिवाय बी वाले हिस्से के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम से भी ज़ाहिर कर दिया है, इस स्केल के साथ भी आप इसको बना सकते हैं अच्छे तरीके के साथ। लो जी, ये हमारी बन गई राइट हैंड साइड, इस तरह ये साबित होकर पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है, कहता है ए डिफरेंस बी और सारे का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी इक्वल टू बी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है लॉन्ग के लिए, ठीक है जी। तो इसमें देखें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी बहुत बढ़िया, बी तो सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए डिफरेंस बी, ये लाइनें मैंने बताई हैं कि जब ए माइनस बी मालूम किया तो इस तरह मैंने सीधी लाइनें लगा दी, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में मौजूद और बी में ना हो, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद जब इसका ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसका मतलब है यू माइनस ए इंटरसेक्ट बी, यानी ऐसे एलिमेंट जो यू में मौजूद हो और ए माइनस बी में ना हो, तो फिर इसका मतलब यू वाले जो सारी लाइनें आप देख सकते हैं ये इस तरह मैंने लगा दी हैं तिरछी, ठीक है। अब इसी तरह ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी, अब देखें कि सारा मुकम्मल आ गया, कहता अब सारे का इंटरसेक्ट लो, यानी जो बी में भी मौजूद हो और दूसरे हिस्से में भी हो, तो इसका मतलब ये बी वाला जो सारा हिस्सा है इसमें शामिल है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी बन जाएगी। राइट हैंड साइड का था सिंपल बी, ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया, बी वाले हिस्से को हमने शेडेड कर दिया क्योंकि उसमें एलिमेंट ही बी था। लिहाजा ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये बच्चों इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। ये सवाल बहुत लेंथी है, लेकिन इसमें से मैं आपको इंशाल्लाह 2 पार्ट जो है ना इसके कंप्लीट मैं करवाऊंगा। टोटल 4 पार्ट हैं, तो 2 मैं आपको करवाऊंगा, 2 आप खुद करेंगे ताकि आपके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि ये सवाल वही हैं, यूनियन, तकाते, कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन, यानी इसमें यूनिवर्सल आएगा, इंटरसेक्ट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, डिफरेंस आएगा। ये 4 चीज़ें पीछे हम तफसील में पढ़ कर आए हैं और सारा वही चीज़ और कुछ सिर्फ नई चीज़ क्या है इसमें, और वो ये है कि प्रॉपर्टी इसमें आनी है, जो टेक्निकल चीज़ है। प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेंगी इस सवाल में अच्छे तरीके से, फिर आपको ये सवाल आएगा। और ये भी इसमें से भी लॉन्ग में आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई 1 या 2 पार्ट उसके ले सकता है। सबसे पहले 4 प्रॉपर्टी हैं और इसके जुज़ भी तकरीबन आई थिंक 4 ही है, ठीक है। तो हर जुज़ के ऊपर 4 प्रॉपर्टी को हमने लागू करना है, यानी हर पार्ट को 4 प्रॉपर्टी के साथ हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए अब हमने इस हिसाब से इसको काम को करना है। तो सबसे पहले देखें कि एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले ए पार्ट इसका अमल करते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल इसके तकरीबन उसने ए पार्ट दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो ए वाला पार्ट जो है ये तो बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। बी वाला पार्ट भी तकरीबन आसान है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, सिंपल वही मेथड होगा। यानी 4 प्रॉपर्टी हमने जो है ना इन तीनों पार्ट पे अलग अलग लगानी है। तो ए वाला पार्ट भी आपने खुद करना है, बी वाला भी खुद करना है, सी वाला जो थोड़ा सा ना चलें, या फिर हाँ बी और सी चलें, ये 2 मैं आपको करवा देता हूँ, ए आपने खुद करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बी पार्ट इसका करेंगे, ए पार्ट तो बिल्कुल सिंपल और इजी है, तो वो आपने खुद करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों बी पार्ट करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये देखें ना बहुत लेंथी सवाल है, ये सारे मैंने किए हुए हैं। इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नोट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तरीक़ाकार इसका वही है। ए पार्ट का भी सिंपल देखें, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी है, इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो अब इसके मुताबिक हमने देखें, मैंने अब यूनियन इंटरसेक्शन आपको पहले समझा चुका हूँ, वो अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हमने साबित करना है, तो ये हमारा ये इसका आंसर भी इक्वल आ जाएगा। अब इसका दूसरी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी, ठीक है। अब इसको भी हमने इसी तरह साबित करना है, और इसी तरह आप एलिमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई परेशानी। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये थोड़ी सी टेक्निकल होती है, यानी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। ये वाली जो प्रॉपर्टी हमारी ये थर्ड बनती है, दोबारा देख लें, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। इस तरह ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी, ठीक है। और इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। आप इसका एक एक स्टेप आप खुद ज़बानी कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, इजीली हो जाएगा, आसान सवाल है, ठीक है जी। इसके बाद 4 प्रॉपर्टी इसकी है ए पार्ट की, जो उसने की है वो ये है, देखें हम कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ प्रॉपर्टी तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी इक्वल टू, अब इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए इंटरसेक्ट है तो ए इंटरसेक्ट बी आ जाएगा, ये वाला यूनियन दरमियान में, और ए इंटरसेक्ट सी आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, इसको भी हमने सिंपल यूनियन इंटरसेक्ट मालूम करना है, ये सारा सवाल वैसे का वैसे ही हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो इसका 3 और 4 आंसर है, राइट हैंड साइड भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, पहले ए इंटरसेक्ट बी, फिर हम लेंगे ए इंटरसेक्ट बी, इस तरह हमारा ये भी 3 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह ये हमारी चारों प्रॉपर्टी हल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है इसका, बी पार्ट जो आपका वो भी आपने इसी तरीके से करना है। तो इसमें एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, ठीक है, और ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो वही प्रॉपर्टी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपने करना है इसको सवाल को, और ये भी बहुत आसान सवाल है, इसी तरीके से आप करिए। पहली प्रॉपर्टी उसने सॉल्व कर दी बी पार्ट में, और इसी तरह
ये हमारी आगे दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस तरह ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी सेम हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी में वही प्रॉपर्टी तीसरी, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। तो ये भी बच्चों आपने वैसे इसको सॉल्व कर लेना। तो इसी तरह ये प्रॉपर्टी हम उसकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सवाल था, लेकिन लेंथ ही बहुत था, टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लेना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलो ये आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी उसने लगाई है इसी सवाल के ऊपर, ठीक है। और वो भी इसी तरह सेम उसको उसने सॉल्व किया है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन। वैसे भी नोट करना चाहिए आप नोट कर सकते हैं, वैसे भी आपसे इंशाल्लाह ज़ुबानी हो जाना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सवाल है। इसके बाद ये हमारा जो है ना जो बी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इस सवाल का जो टेक्निकल पार्ट है, जो पेपर में भी आ सकता है, मतलब 2 प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं आसानी के लिए, 4 तो इतना लंबा सवाल तो बोर्ड में भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। सवाल है वही है तकरीबन, इसमें मुश्किल कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमने ये टेक्निकल काम है कि इसमें पता क्या किया है, उसने कहा कि ए बराबर एन नेचुरल नंबर, बी बराबर जी सही दाद है डेजिज नंबर, सी बराबर उसने क्यू कहा कि रैशनल नंबर। लेकिन नंबर्स नहीं लिखे, आप नंबर से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप ऐसे ही हल कर दें इसी तरह सिंबल्स के साथ, तो इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं, इसको हम वैसे ही हल कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले देखें प्रॉपर्टी, वही मैं आपको समझा चुका हूँ पहले 2 पार्ट में भी, ठीक है। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये है कि सबसे पहले हम देखें ए यूनियन बी, तो एन यूनियन जी आ जाएगा, ठीक है। उसके एलिमेंट का मतलब, तो हमारे पास जी इसका आंसर आ गया, ठीक है। ज़ाहिर है जी में एन में 1 2 3 4 5 एलिमेंट होते हैं, जी में 0 जमा माइनस 1 2 3 सारे एलिमेंट होते हैं, लिहाजा जी इसका आंसर आ जाएगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, तो इसमें जी यूनियन क्यू, ठीक है। अब देखें क्यू रैशनल नंबर जो होता है, और जी में आपको पता 0 से लेकर सारे आते हैं, और क्यू जो रैशनल नंबर होता है इसमें भी तकरीबन सारे ही एलिमेंट शामिल होते हैं, जो जी वाले सारे रैशनल में शामिल होते हैं, लिहाजा इसका आंसर क्यू आ जाएगा रैशनल नंबर। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, बिल्कुल सेम इसी तरह वो भी सॉल्व करना है हमने। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद बी यूनियन सी, यानी कि जेड जी यूनियन क्यू। अब इसमें भी देखें यूनियन के मुताबिक मैंने आपको पहले समझाया है कि क्यू के जो जी जो है ना वो सही इंटेजर्स होते हैं, इंटेजर्स नंबर्स होते हैं, वो सारे रैशनल नंबर में भी शामिल होते हैं, लिहाजा इसका रैशनल जवाब आ जाएगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, तो वो एन यूनियन क्यू, तो मतलब नेचुरल और रैशनल इन दोनों में से यूनियन बी रैशनल नंबर आ जाएगा, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। और दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन, यानी पहले 3 रकमों का अगर हमने इंटरसेक्ट लेना हो तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इसमें भी हमने वही करना है कि ए इंटरसेक्ट बी, तो ए इंटरसेक्ट यानी एन के एलिमेंट और इंटरसेक्ट जी के एलिमेंट। जाहिर है कि अब इसमें नेचुरल नंबर है और ये जी, एन वाले जो एलिमेंट है वो दोनों में मौजूद है, जी में भी मौजूद है, वो एन हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी आ जाएगा, तो इसमें एन इंटरसेक्ट क्यू, तो इसमें एन वाले एलिमेंट सारे ही आएंगे, क्योंकि वो एलिमेंट आएंगे जो क्यू में भी शामिल है और एन में भी शामिल है। तो राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, तो बी इंटरसेक्ट सी में जो जी इंटरसेक्ट क्यू है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा जी, ठीक है। तो इसी तरह ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू नेचुरल, यानी कि एंड जी इसका इंटरसेक्ट है, तो एन हमारा इसका आंसर आ जाएगा, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तीसरी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। अब इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी, मतलब जी इंटरसेक्ट क्यू, यानी कि जी आ जाएगा, क्योंकि जी एलिमेंट जो क्यू में भी शामिल हैं। इसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी लेंगे, तो मतलब एन यूनियन जी, तो इसका मतलब जी आंसर आ जाएगा, क्योंकि जी में सारे मौजूद होते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, तो इसमें ए यूनियन बी इक्वल टू एन यूनियन जी, तो इसमें भी जी शामिल हो जाएगा, लिहाजा ए यूनियन सी इक्वल टू एन यूनियन क्यू हमारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्यू इसका सही आंसर होगा। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, इसका मतलब जी एंड इंटरसेक्ट क्यू, इसका मतलब जो दोनों में मौजूद हो वो लिखना, तो इसका आंसर जी आ जाएगा, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। 4 प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, ठीक है। ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी, तो इस तरह हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी सॉल्व हो जाएगी। मसलन सबसे पहले
ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, इसमें बी यूनियन सी, जी यूनियन क्यू आ गया, तो इसका मतलब क्यू एलिमेंट जी में भी शामिल होता है। और ये भी सारा सिंपल वही सवाल हमने जो पीछे किया है बिल्कुल सेम उसी तरह ही इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मसलन चलो मैं ये कंप्लीट करवा ही देता हूँ। ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, तो मतलब एन इंटरसेक्ट क्यू है, तो एन के और क्यू के कॉमन है, तो लिहाजा ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी, इसमें ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू एन इंटरसेक्ट जी आ जाएगा, एन एलिमेंट आ जाएंगे सारे। और ए इंटरसेक्ट सी में एन इंटरसेक्ट क्यू यानी एन वाले एलिमेंट सारे शामिल आ जाएंगे। इसके बाद ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी इक्वल टू एन यूनियन एन, तो इसका मतलब है कि दोनों के इकट्ठे अरकान को मिला के लिखेंगे। इस तरह हमारा एन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट, यानी कि यू भी दिया है, ए भी दिया है और बी भी दिया है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं फॉर बोर्ड और लॉन्ग सवाल, यानी कि इंशाल्लाह इसमें से इस साल लाजमी एक सवाल यानी पहला पार्ट या सेकंड पार्ट साबित करने के लिए लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जितनी भी रिव्यू कर ली इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला 7 है जो अब हम करने जा रहे हैं। पहला पार्ट इसके 2 डी मॉर्गन लॉ होते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये 2 लॉ इसके होते हैं और ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं जी। तो हमारे पास आ जाएगा जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए यूनियन बी लेंगे, ए के एलिमेंट लिख दिए और यहाँ पे हमने बी के लिख दिए। और लिखने के बाद यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट में से जो इकट्ठे अरकान, यानी यूनियन मतलब इकट्ठा होता है कि दोनों सेट के अरकान को इकट्ठा करके तरतीब के साथ लिखना। तो ये 1 से लेकर 20 तक जो है हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसका कहते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से यू माइनस ए यूनियन बी। तो अब इसमें यू के एलिमेंट आ गए और ए यूनियन बी के हमारे पास ये एलिमेंट थे। अब देखें ये 1 से लेकर 20 तक यू है और 1 से लेकर 20 तक ए यूनियन बी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो पहले में मौजूद और दूसरे में ना हो। अब इसमें तो वो एलिमेंट इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, इसका मतलब वो आंसर इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी कि खाली। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट था और यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यू माइनस ए, यू के एलिमेंट और ए के एलिमेंट। अब देखिए इसमें वो एलिमेंट लिखने हमने जो पहले में मौजूद है और दूसरे में ना हो, मतलब 1 3 5 7 19 इस तरह ये हमारे ओड नंबर जो हैं आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस बी, पहले यू के एलिमेंट लिख दिए फिर बी के, और इसमें वो एलिमेंट आ जाएंगे, इवन नंबर आ जाना है 2 4 6 8, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो पहले में मौजूद है दूसरे में नहीं है, क्योंकि पहले में सारे नेचुरल थे। तो इसका मतलब हुआ बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने अलग ले लिया है। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अब इंटरसेक्ट लेना है। इंटरसेक्ट मतलब दोनों में जो कॉमन है, तो इसमें कॉमन तो आ नहीं सकता कोई, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो लिहाजा इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, और ये हमारा आ जाएगा जी सेकंड पार्ट अब हम करने जा रहे हैं जी। देखें अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसमें ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए इंटरसेक्ट बी लेंगे, ए के एलिमेंट 2 से लेकर 20 तक है और बी में 1 3 5 और 19 तक और नंबर। अब इसमें इंटरसेक्ट कोई भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसके बाद ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्ट बी, मतलब ये हुआ कि यू के एलिमेंट 1 से 20 था और ए इंटरसेक्ट बी एम्प्टी सेट था। तो मतलब जो पहले में मौजूद हो दूसरे में ना हो, तो दूसरे में आई कोई नहीं है, तो लिहाजा पहले एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक सारे ही आ जाएंगे। इसके बाद है जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आना था। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यानी यू के एलिमेंट और ए के एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें यू में जो मौजूद है और ए में ना हो वो एलिमेंट लिखने 1 3 5 7 9 और 19।
अब हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में भी इसी तरह u माइनस बी, तो u वाले अरकान और b के भी अरकान लिख दिया हमने, और आंसर ये होगा कि जो u में मौजूद हो और b में ना हो, तो वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने, अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट लिख दिए, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के। अब जब दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 से लेकर 20 तक इसका आंसर आ जाएगा। समझ आएगी बात की। तो ये हो गया जी हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा डी मॉर्गन लॉ दोनों साबित हो गए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। यस, छोटा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है जी, क्योंकि रिव्यू या रिव्यूज़ है सारी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5m एंड m इज़ बिलोंग टू n। और दूसरे में देखें, मैंने पहले भी टेबल आपको बताया कि 5m का मतलब है 5 का टेबल और 2m का मतलब है 2 का टेबल, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले देखें p मतलब एक्स सच दैट एक्स इज़ बिलोंग टू 5m, 5m मतलब m मतलब m इज़ बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, यानी कि m की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह 5 10 15 ये टेबल आ गया। क्यू हमारे पास कहता है 2m, m इज़ बिलोंग टू n। इसी तरह 2m का मतलब ये है कि अगर हम इसकी जगह पे 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2, फिर हम 2 रखते हैं तो ये इसका मतलब आ जाएगा 4, और ये इवन नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब हमने सिंपल उसने क्या कहा, कहता है पी इंटरसेक्ट क्यू इसका फाइंड करो, पी इंटरसेक्ट क्यू फाइंड करना है। तो पी के एलिमेंट भी लिख दिए और उसके बाद क्यू के एलिमेंट भी लिख दिए। दोनों को इंटरसेक्ट जो लिया है तो वो इस तरह हमारा बन जाएगा 10 20 30 40 और 50 जो है तकरीबन हमारा ये आंसर आ जाएगा। आंसर कॉमन जो है इसमें आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर